गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग, है ना? बिंदास तो हो गए नहीं, क्योंकि क्या है, कोरोना काल चल रहा है ना? लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, है ना? तो ऑनलाइन के ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे जो कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए और हो रहा है ना? तो इस तरीके से क्या है कि आपको धीरे धीरे करके जितने भी चीज़ें थी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, है ना? जो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी हम आपको बताते हैं, और किस तरीके से क्या लाइन, क्या डायग्राम, क्या पॉइंट वो इंपॉर्टेंट, वो हम सारी चीजें आपको बताते हैं। ठीक है, हमने बात की थी आपसे पोरीफेरा में, वहां पे आपको किस तरीके से वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, नहीं वाटर कैनाल सिस्टम, वहां पे किस तरीके से फंक्शन करता है, वो लाइफ लाइन है स्पंजेस का, हमने वहां पे क्लासिफिकेशन में इसका देखा। लिकोसोलेनिया का लास्ट में एक डायग्राम बना के आपको वहां पे सारी चीजें बता दी, किस तरीके से वाटर अंदर एंटर करता है, किस तरीके से इजेक्ट होता है। ठीक है, कौन सी सेल्स होती हैं जो एक्टोडम बनाती है, कौन सी जो है वो एंडोडम बनाती है, वो सारी चीजें हमने आपको बताई थी। पोरोसाइट सेल का भी वहां पे जिक्र किया था। ठीक है, और लास्ट में फिर चल के हमने बात की थी कि कुछ कॉमन नेम्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, वो सारे हमने आपको बता दिए। एक बार फिर से एक बार याद दिला दें तो आपको हमने बताया था कि 4 फाइलम ऐसे हैं जिनके जो एनिमल्स हैं, यानी उनके जो एग्जाम्पल्स हैं, उनके कॉमन नेम, जैसे कि हमने आपको बताया था पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा और मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ये 4 फाइलम ऐसे थे जहां से क्वेश्चन जो उनके कॉमन नेम हैं उनसे क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है। तो आपने देखिए उसको याद करने का तरीका भी बताया था कि हमने कहा था कि अगर जैसे अक्सर होता क्या है, फॉरगेटिंग इज द ह्यूमन नेचर, हमारी एक प्रवृत्ति है, हमारा एक नेचर है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। चलो ठीक है, भूलना अच्छी बात है, लेकिन क्या चीज़ भूलना है और क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जिन चीज़ों को याद रखना है, जो रिक्वायरमेंट है जिन चीज़ों की, उनको कैसे माइंड में सेट करना है, ठीक? तो उसका एक तरीका ये है कि जैसे हमने आपको बताया कुछ कॉमन नेम्स, तो आप करिए एक ब्लैंक पेपर पे उनको बड़ा बड़ा लिख लीजिए, ठीक? और जहाँ पे आपकी टेबल हो वहीं पे पेस्ट कर लीजिए। जब वो सामने आपके रहेगा, जब भी आप पढ़ेंगे या उधर से गुजरेंगे जो भी, तो जब नजरों के सामने, है ना, नजरों के सामने जब होता है वो चीज़ क्या हो जाती है, वो माइंड में फीड हो जाती है। ठीक, जैसे छोटे छोटे बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है वो डायग्रामेटिकली दी जाती है। एक तरीके से डायग्राम वो देखते हैं तो ये बताती है ये एप्पल है, ये कैट है, ये समथिंग। वैसे क्या होता है, जब हमारे नजरों के सामने कोई चीज़ होती है, विजुअलाइज बार बार उसको हम जब देखते हैं तो वो हमारे माइंड में फीड हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी चीज़ को याद करने का। ठीक है, रट्टाफिकेशन से कोई मतलब नहीं। देखिए, रट्टाफिकेशन जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नॉलेज वो होता है या वो होना चाहिए जो कभी भी कहीं भी आपके टिप पे हो, आपकी जुबान पे हो, किसी ने पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। ये तो पता लगा एक छोटा सा बच्चा आया, दीदी दीदी हमको ये बता दीजिए, अब दीदी को खुद आता हो तब तो बताए दीदी, है ना? तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो इसका मतलब है नॉलेज ऐसा हो, ऐसा आप पढ़ें कि वो चीज़ आपके माइंड में फीड हो जाए, वो परमानेंट रहे, कि कभी भी उसकी जरूरत पड़े तो वो आपके माइंड में फीड होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, देखिएगा जरा, जो आज में बात करनी है वो कौन सा फाइलम है, टीनोफोरा। तो शुरू करते हैं साहब, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था यहाँ से कि हमने सिलेंट्रेटा की बात कर ली थी। ठीक है, सिलेंट्रेटा और ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, अच्छा, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है कि जो ये फाइलम टीनोफोरा है, इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मैच करते हैं किससे, वो मैच करते हैं सिलेंट्रेटा से। जो डिफरेंट हैं वो भी हम आपको बता देंगे, किस वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा की। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इनको कॉमनली कहते हैं क्या है, देखिएगा, कॉमनली कॉल्ड एज, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कॉम जेलीज, कॉम जेलीज क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं सी वॉलनट, कॉम जेलीज और सी वॉलनट। तो ये आपके एनसीईआरटी में देखिएगा, पहले ही जो लिखा हुआ है, पहली ही लाइन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में आपके। देखिए, एनसीईआरटी हमारा सिलेबस है तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। आपको पहली ही लाइन लिखी हुई यहाँ पे, सी वॉलनट और कॉम जेलीज इनको कहते हैं। अब एक अगली बात जो यहाँ पे देखनी है वो देखिएगा जरा, अगला पॉइंट क्या है, ये जो होते हैं यहाँ के सारे मेंबर, यानी ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइला, यानी सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हम जो जिक्र करेंगे या जिक्र जिनका भी नहीं जो आपके हैं सिलेबस में,
वो सब के सब इस फाइलम में जितने भी एनिमल आ रहे हैं वो सब के सब किस क्या है, एक्सक्लूसिवली मैरीन, यानी वो सिर्फ और सिर्फ मैरीन वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं। अगर आप तालाब में गए देखने, अगर आप रिवर में गए, अगर आप लेक में गए, ठीक है, तो वहां पे ये आपको मिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली क्या है, मैरीन, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में ही जब कैरेक्टरिस्टिक बता रहे थे पूरे सब एनिमेलिया का, तो वहां पे कुछ जिक्र किया था। एक्सक्लूसिवली जो है, एक्सक्लूसिवली मैरीन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फाइला ऐसे हैं जिनके एनिमल्स क्या हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन। तो उसमें से आ जाएगा टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, क्या, इकाइनोडर्मेटा, इसी में यूरोकॉर्डेटा और साथ में हेमिकॉर्डेटा भी जो है इसी में, हेमिकॉर्डेटा वो भी क्या है, वो भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है। तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट था एक ही जगह पे। देखिए जब भी कभी कुछ जो हम सिमिलैरिटी जो कि हम देखते हैं किसी दूसरे फाइलम को बिलोंग कर रहा है, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, तो हमने क्या बताया, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, यूरोकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये सब क्या है, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन। और हम जिक्र जो कर रहे हैं यहाँ पे वो किसके बारे में, यहाँ पे टीनोफोरा के, तो एक्सक्लूसिवली मैरीन, ठीक है। यानी सारे के सारे मेंबर जो है, एनिमल्स जो है वो कहाँ मिलेंगे, वो मैरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं इसमें, ये भी कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक समझ गए कि इसका मतलब क्या है कि एम्ब्रियो जो है वो क्या है, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से सराउंडेड है, मीजोडर्म का जिक्र नहीं है। बट यहां पे कॉमा लगा के लिख रहे हैं, बट एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन, किसके बीच में, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म कॉल्ड एज, उसका नाम क्या है साहब, उसका नाम है मीजोग्लिया। और ये मीजोग्लिया आपको मिली भी थी कहां, मिली थी सिलेंट्रेट्स में। तो याद रखिएगा ये मीजोग्लिया है और ये इसमें भी मिलेगी और सिलेंट्रेट्स में मिलेगी। अगली बात करते हैं, अगर यहां पे हम बात करें तो ये एसिलोमेट है, यस है ये एसिलोमेट, तो सीलोम इसमें नहीं है, तो एसिलोमेट है, यानी इसका मतलब क्या है, सीलोम एब्सेंट है यहां पे। अगली बात करते हैं कि इसमें सिमेट्री की अगर बात करें तो आपको याद होगा अगर हम पोरीफेरा में जिक्र किया था तो वो एसिमेट्रिक एनिमल थे, और जो सिलेंट्रेटा का जिक्र किया था वहां पे रेडियल सिमेट्री थी। और भाई साहब यहां पे भी क्या है, यहां पे भी कैसा, यहां पे रेडियल सिमेट्री है। तो इसका मतलब कैसी, रेडियल सिमेट्री, तो ये भी रेडियल सिमेट्री यहां पे शो करेंगे, ठीक, रेडियल सिमेट्री। और कभी कभी आपको मिल जाएगा बाय रेडियल भी लिखा रहेगा, तो आप उसको गलत ना समझिएगा, वो भी सही बात है। बाय रेडियल में ये हो जाता है कि जब हम दो प्लेन से किसी बॉडी को दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर दें, दो प्लेन, दो से ज्यादा नहीं, तब उसे हम क्या, बाय रेडियल। तो यहाँ पे एक प्लेन से हम अगर कर रहे हैं तो रेडियल हो गया, तो इसको बाय रेडियल भी बोलते हैं। एक तरीके से हम ब्रैकेट में इसीलिए लिख दिए, अगर ऐसा लिखा मिले तो उसको गलत ना समझिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बाद, अगला अगर यहाँ पे हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है यहाँ पे इसका डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यानी टीनोफोर्स जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसका मतलब है लार्वा होगा, मींस लार्वल फॉर्म प्रेजेंट। और याद रखिएगा ये लार्वा जो है वो लार्वा का नाम नहीं लिखा है किसमें, एनसीईआरटी में। आप याद रखिएगा यहाँ पे जो हम लार्वा कह रहे हैं क्या नाम है, CYDIPPED, साइडिब, ठीक है। तो ये क्या है, ये लार्वा है कि यहाँ टीनोफोर्स का, ठीक है, इसलिए इसका डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। अगर हम सेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे नॉट सेपरेटेड होते हैं, इसका मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल है। तो क्या है, बाइसेक्सुअल का मतलब यानी आप क्या कह सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट, या हम कह सकते हैं क्या, मोनोसियस।
तो आपको ये जो भी टर्मिनोलॉजी लिखी हो तो आप समझ जाइएगा। अगर आपको याद हो तो मोनोसियस अगर आप भूल रहे हैं तो हमने शुरू में बताया था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज किए देते हैं कि MBDU जैसे MBBS होता है वैसे हम क्या कर देते हैं MBDU, ये हमारा फॉर्मूला है एक्चुअली, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। तो M का मतलब होता है मोनोसियस, क्या होता है M का मतलब मोनोसियस, और B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, क्या होता है बाइसेक्सुअल। इसका मतलब अगर लिखा है मोनोसियस इसका मतलब क्या हो जाएगा बाइसेक्सुअल हो जाएगा। D अगर लिखा है यानी डायोसियस, और डायोसियस और U का मतलब यूनिसेक्सुअल, यानी डायोसियस लिखा हो तो उसका मतलब हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, यानी मेल अलग और फीमेल अलग। ऐसे ही आप कुछ पढ़ते हैं, ऐसे ही अगर आपको याद हो तो अगर आपने कभी पढ़ा हो तो एक और चीज होती है, अगर हम यहां पे देखें तो वो क्या होता है DPD, एक फॉर्मूला और है। देखिए जहां पे कंफ्यूजन होती है आपको ओवरऑल बायोलॉजी में, वहां पे मेरे फॉर्मूले हैं। DPD भी इसी से रिलेटेड है, वो जरा समझिएगा। DPD का मतलब होता है, अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे तो क्या होता है कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। और इसका क्या होता है कि यहाँ पे जब हम देखते हैं तो काफी आगे चल के जो होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर हो जाता है, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला है और फॉर्मूले में इसका मतलब कुछ और है। D का मतलब हो जाता है, देखिएगा D का मतलब डेट पाम, क्या है डेट पाम, और P का मतलब हो गया पपाया, पापाया है ना, पापा आया नहीं बे पपाया, ठीक है। और D का मतलब यहां पे क्या हो गया, इसका मतलब है डायोसियस, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, डायोसियस। तो इसका मतलब हो गया डेट पाम जो है और पपाया जो है वो कैसा है डायोसियस, यानी यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग और फीमेल अलग। खजूर और खजूरिया, पपाया, पपाया में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जिसमें छोटे छोटे लगे वो फीमेल है, जिसमें बड़े लगे पपीते वो क्या है वो मेल है। तो ये कुछ चीजें आप पहचान भी सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आगे जो हमें बात करनी है और भी कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट है उनका जिक्र हमें अभी करना है, देखिएगा जरा, ठीक। तो ये बाइसेक्सुअल एनिमल हमने यहाँ पे बता दिए। अब इसके बाद अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल होगा। कैसा फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन कैसा होगा एक्सटर्नल, यानी इनटू द वाटर। कहाँ होगा वाटर में। तो अगर चाहें तो एक्सटर्नल हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं वाटर, इनटू द वाटर, इनटू दी वाटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम और जिक्र करें यहाँ पे, तो अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कैसे है देखिएगा जरा। और डाइजेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें देखिए तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन ये शॉर्ट में लिखा है डाइजेशन, ठीक है। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं डाइजेशन। ये कैसा हो गया, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर और देन इंट्रा सेलुलर, इसका मतलब दोनों मिला के यानी एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होता है, ठीक है। ठीक, अब अगली बात करते हैं यहाँ पे। अगली अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखिए यहाँ पे जो है एक काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो जरा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। वो क्या है देखिएगा, उसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहले ही यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहले ही बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला कह रहा है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है द बॉडी बियर्स कह रहा 8 एक्सटर्नल रोज, 8 है ध्यान रखिएगा, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड, क्या है सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, क्या कॉम्ब प्लेट्स। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है, अगर हम ओवरऑल अगर इसमें देखें टिनोफोरा में तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक तरीके से कि इनकी बॉडी पे यहाँ पे 8 रोज एक्सटर्नल रोज जो है यहाँ पे क्या है सिलिएटेड होती हैं। और ये भी याद रखिएगा ये हेल्प किसमें करते हैं, ये लोकोमोशन में। तो ध्यान रखिएगा, अब इसका काम देखते हैं, यानी हेल्प्स इन, कॉमा लगा के, हेल्प्स इन
लोकोमोशन, नॉट लूज मोशन। क्या है? लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में यहाँ पे कौन हेल्प कर रही है? जो 8 रोज आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम में भी आपको दिखाया गया। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो निकली हुई ये जो नजर आ रही है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये सब सीलिया है। क्या है? सीलिया। तो याद रखिएगा ये सब सीलिया है। इसके बाद आगे बात करते हैं, कह रहा कि ये शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। अब ये चीज क्या होती है जरा इसमें जरा देखेंगे तो क्या है, अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। अगला पॉइंट कह रहा कि दे shows bioluminescence property, या they shows the property of बायोल्यूमिनेसेंस। क्या नाम है? बायोल्यूमिनेसेंस। देखेंगे जरा, बायोल्यूमिनेसेंस। अब ये चीज होती क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी। क्या होती है? लाइट, इसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए साहब, तो बायोल्यूमिनेसेंस देखिए, आप अगर हम यहां पे बात करें तो आप देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको बता देते हैं, इसलिए कि कोरिलेट करके कि ऐसा कहीं और भी देखा है क्या? यस, देखा है। अब कहां पे देखा है वो जरा देखेंगे। अब हम सवाई बात कर लेते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस तो ये शो कर रहे हैं कौन? टिनोफोरा। इसके साथ में और भी कोई चीज देखी, अगर आपको याद हो तो हमने आपको ऑरेलिया बताया। क्या? ऑरेलिया, जिसको हमने कहा था जेलीफिश। क्या बोला था? जेलीफिश। लेकिन जेलीफिश एक ट्रू फिश नहीं है, क्योंकि फिश सारी ट्रू कौन सी हैं? जो कि क्लास पाइसीज से बिलोंग करे। यानी पाइसीज यानी फिशेस का जो क्लास है, उस क्लास में यानी कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिशेस जो है वो ट्रू फिश हैं। उसके अलावा अगर कहीं फिश का टर्म यानी यूज किया गया, फिश टर्म यूज किया गया किसी के लिए, तो वो फॉल्स फिश होंगी। ऐसे ही हम आगे चल के आपको बताएंगे, आर्थ्रोपोडा में भी बताएंगे आपको, ठीक है, जहां पे हम आपको बताएंगे पैलियोमोन के बारे में भी। वहां पे लेपिस्मा जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको सिल्वर फिश कहा जाता है, वो भी फॉल्स फिश है। तो एक लिस्ट बना देंगे एक जगह पे, जितनी भी फॉल्स फिशेस हैं उनका सबका एक हम क्या करेंगे, लिस्ट बना देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑरेलिया, हमने देखा था किसमें, सिलेंट्रेट में पढ़ा था। ये भी कैसी, ये जेली फिश है, ये भी बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है। और साथ में आपने ग्लोवर्म का नाम सुना होगा, ग्लोवर्म। ग्लोवर्म क्या होता है? ये जुगनू है, या इसी को फायर फ्लाई कहते हैं। क्या? फायर फ्लाई। और इसमें भी क्या होता है? इसमें भी ये भी शो करते हैं क्या? बायोल्यूमिनेसेंस। ऐसे एनिमल जो कि लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी रखते हैं उनको हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अब देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आता है बहुत सारे बड़े एग्जाम में कि ग्लोवर्म फायर फ्लाई में आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये लाइट एमिटिंग करते हैं। तो होता क्या है कि उसकी बॉडी में, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे एक केमिकल होता है, ठीक है, उसका नाम होता है ल्यूसीफेरिन। उस ल्यूसीफेरिन पे एक एंजाइम एक्ट करता है, ल्यूसीफरेज। ल्यूसीफरेज वो जिस केमिकल कंपाउंड में बदलता है वो लाइट एमिटिंग कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जितनी बार वो रिएक्शन होती है उतनी बार वो लाइट टिमटिमाता है। समझ पा रहे कि नहीं? तो इस वजह से ल्यूसीफरेज एंजाइम और ल्यूसीफेरिन पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी आती है। तो ये यहाँ पे बात हो गई। तो हमने कोरिलेट कर दिया कि ऐसा और भी जगह पे आपको दिखता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके बाद। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं, देखेंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो अगली बात जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो जरा देखेंगे कि आपके जो इसमें एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। किसके? एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल इसमें बाकी और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो एग्जाम्पल लिखते हैं जरा। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? प्लूरोब्रैकिया। क्या आ जाएगा? प्लूरोब्रैकिया। और दूसरा क्या है यहाँ पे? टीनोप्लैना। टीनोप्लैना, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है।
और कैरेक्टरिस्टिक एनिमल यहाँ पे प्लूरोब्रैकिया, जो आपको डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम एनसीईआरटी पे, जरा इसी फाइलम को देख लेते हैं। तो पहला कह रहा था यहाँ पे कि पहली लाइन, सी वॉलनट्स और सी कॉम जेलीज, इनको क्या बोलते हैं, इनको कॉमनली कहते हैं एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, और यहाँ पे टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये वाला एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं जरा यहाँ पे। तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है द बॉडी बियर्स, यहाँ पे 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ द सिलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प्स इन द लोकोमोशन। तो याद रखिएगा, डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर, बायोलिम्सन्स प्रॉपर्टी शो करते हैं ये, और ये वेल यहाँ पे देखते हैं सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं होते, इसका मतलब बाइसेक्सुअल है या हर्माफ्रोडाइट या हम मोनोसियस कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल बॉडी में होते हैं, तो यानी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही इंडिविजुअल बॉडी में। इसके बाद आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो जरा देखेंगे, रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल, ठीक है, या सेक्सुअली। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला कह रहा है अब कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और इनडायरेक्ट होगा। एक्सटर्नल का मतलब है इनटू द वाटर और इनडायरेक्ट मतलब है लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी। तो लार्वा हमने बताया था साइडेप, तो ये याद रखिएगा। अब अगले फाइलम पे चलते हैं जरा, जो कि है क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्वेश्चंस क्या आते हैं उनका जिक्र करते हैं अभी। तो अब चलते हैं जरा हम अगले फाइलम पे, ठीक है। अगला फाइलम क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो हम सारा कुछ आपको बताते रहते हैं, ठीक है। और आप उसी फॉर्मेट में उस चीज़ को तैयार करिए। जैसे डायग्राम जैसे है, अभी जैसे है प्लूरोब्रैकिया का बताया, तो प्लूरोब्रैकिया का अपने नोट्स जो भी आप बना रहे हो वहाँ पे आप बना लीजिए, ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी कभी वहाँ पे लेवलिंग की जाए तो आप उस लेवलिंग को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर डायग्राम आ जाता है, उसमें से बताता है ABCD करके दे दिया, उसमें से पूछता है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं अब, ठीक है। तो इन पे अच्छे से देखिएगा। हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, और एनसीईआरटी में जो भी मार्क कर रहे हैं आपको, वो आपको पढ़ना है, उसको आप बार बार पढ़िए। एक बार में कोई चीज़ दिमाग में नहीं सेट होती, उसके लिए 1-2 बार पढ़ना तो पड़ता ही है ना। तो फाइलम यहाँ पे क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में हम अब प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब देखिए, अभी तक जो अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें हम पोरीफेरा का, तो वो कैसा था, सेलुलर लेवल का। और अगर हम सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा का देखें तो टिश्यू लेवल का। अब जो ये आपके सामने लिखा हुआ है क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीज, अब यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑर्गन लेवल का आ जाएगा। क्या, ऑर्गन लेवल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से और एक चीज़ यहाँ से एक स्टार्ट हो जाएगी जो अभी तक नहीं थी, ठीक है। क्या, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होगी, लेकिन इनकम्प्लीट होगी। कैसी, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कहने का मतलब ये है, अगर आपको याद हो तो हम शुरू में बता भी चुके हैं कि जब कभी केवल एक ओपनिंग प्रेजेंट हो, और मोस्टली ये होता है कि वो क्या हो, वहां पे वो ज्यादातर क्या होता है उसमें कि अगर माउथ प्रेजेंट है तो ठीक है, ज्यादातर माउथ ही प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर एनएस की बात करें तो एनएस बहुत सारे में एब्सेंट होती है, और जब कभी भी एक ओपनिंग अगर प्रेजेंट हो तो वो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो हम बात करेंगे, देखिएगा जरा एक एक करके हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम कवर करेंगे। जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं और जो आते हैं उन सब का जिक्र हम यहाँ पे
करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा एक एक करके हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। तो देखेंगे, तो फाइलम आप लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड आपने देखा होगा, ऐसे लिखा होता है GR। GR मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड। एक्चुअली जो भी हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे पढ़ते हैं बायो में, वो दो से बिलोंग, एक तो हो गया क्या ग्रीक वर्ड या फिर लैटिन वर्ड्स होते हैं, ठीक। तो ग्रीक वर्ड यहाँ पे क्या होगा वो जरा देखेंगे। तो ग्रीक वर्ड हो जाएगा प्लैटी, मतलब होता है, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, क्या होता है? फ्लैट। और हेलमिंथ मतलब होता है, हेलमिंथ का मतलब होता है वार्म, क्या होता है? वार्म। यानी ये फ्लैट वार्म होते हैं, यानी ओवरऑल अगर हम यहां पे देखें तो इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट वार्म। क्या बोलते हैं? फ्लैट वार्म। तो कॉमनली इनको कहते हैं हम क्या? फ्लैट वार्म। अब फ्लैट कैसे होते हैं वो भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फ्लैट कैसे हैं? तो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। याद रखना ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। अब ये कह दो कि ये डॉर्सो वेंट्रली होता कैसे है? तो होगा क्या कि जैसे हम कभी भी किसी चीज का एड्रेस मार्क करते हैं, कि जैसे कि मेरा दोस्त जो है, मेरा दोस्त जो है जैसे कि वो कहाँ रहता है, कैसी कहाँ पे है एड्रेस, ठीक है। तो हमने कहा कि जैसे हम कोई भी चीज जैसे है तो उसका एड्रेस मार्क करते हैं। जैसे मेरा दोस्त रह रहा है कि शर्मा जी के दुकान के बगल में या गुप्ता जी के दुकान के बगल में, या कोई बिल्डिंग है वहां पे, या कोई पोल लगा है, या हम कह सकते हैं वहां पे टावर लगा है, इस तरीके से मार्क करते हैं, है ना। तो ऐसा हम किसी चीज को लैंडमार्क करते हैं। लेकिन अगर हम बॉडी के ऑर्गन में या कोई स्ट्रक्चर को अगर मार्क करना हो कि वो चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे क्या है, तो ये बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से क्या है, अपने आप में कैसे हम समझेंगे उस चीज को, कैसे अंडरस्टैंड होंगे उस तरीके। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, उसका एक फंडा है। अगर बॉडी में किसी ऑर्गन को लोकलाइज करना हो या उसको मार्क करना हो, तो उसका एक तरीका है कि अगर बॉडी के ऊपर की साइड में अगर कोई, ऊपर की तरफ अगर कोई ऑर्गन या प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? वो सुपीरियर साइड। और नीचे क्या? इंफीरियर। पीछे डॉर्सल, यानी पीठ क्या होती है? डॉर्सल। आगे चेस्ट वेंट्रल, और साइड साइड में लैटरल। याद रखिएगा फिर से, सुपीरियर, इंफीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल और लैटरल। बात समझ में आई? इसी के बेसिस पे आप हर एक चीज को लोकलाइज करें। तो यहां पे कह रहा है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, इसका मतलब कोई आगे से और पीछे से आपको प्रेस कर दे, यानी आगे से और पीछे से ऐसे प्रेस कर दे, तब जो आपकी बॉडी चिपकी हुई बन जाएगी तो वो हो जाएगी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ऐसे ही होते हैं कौन? प्लैटीहेल्मिंथ। और यहीं पे एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कोरिलेट करके चल रहा है, तो कोरिलेट करके मतलब वो जो स्टडी होती है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या फीसेस जो होती हैं, क्या फीसेस वो भी फ्लैट होती हैं? यस। कैसे? वो लैटरली फ्लैटेंड होती हैं, लैटरली फ्लैटेंड। ये जो है ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये आगे चल के आएगा, लेकिन जब जिक्र हो रहा है तो कोरिलेट कर रहे हैं कि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है कौन? हेलमिंथ। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो फीसेस होती है वो लैटरली फ्लैट। अब लैटरल तो मैंने आपको बता दिया कि साइड साइड में क्या होता है? लैटरल। तो यानी इधर से इधर की तरफ अगर कोई प्रेस कर दिया ऐसे, तब जब बॉडी बन जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? वो लैटरली फ्लैटेंड हो जाएगी, जैसे क्या होती है? फीसेस होती हैं। समझ में आया ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखिएगा क्या है, ठीक है। तो ये आप नोट करके, जब भी कभी एक्स्ट्रा पॉइंट बताया करें तो आप नोट्स में जो भी बना रहे हैं कॉपी, ऊपर लिख लिया करिए या नोट करके लिख लिया करिए, ठीक है। तो वैसे आपको याद रहेगा। सॉरी। अब आगे देखिए बात करते हैं। अगला कह रहा है कि ये मोस्टली क्या होता है? ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट्स। एंडो मतलब होता है इनर, पैरासाइट मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन द अनदर, यानी किसी दूसरे पे डिपेंड हो, और दूसरा क्या? होस्ट, यानी होस्ट बॉडी पे वो डिपेंड हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या? एंडोपैरासाइट, ठीक है। बॉडी के अंदर रह रहे हो, ठीक। अब पैरासाइट देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करें कि होस्ट क्या है, तो होस्ट वो इंडिविजुअल होता है जिसपे कोई पैरासाइट डिपेंडेंट हो, जो उससे न्यूट्रिशन ले रहा हो और उस पे रह रहा हो।
ऐसा नहीं कि जैसे होता क्या है कि जैसे मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो आया, उसने ब्लड सक किया और चला गया, लेकिन रह तो नहीं रहा। तो याद रखिएगा कि होस्ट, हम पैरासाइट उसे बोलेंगे जो कि होस्ट की बॉडी पे रह रहा हो और उससे न्यूट्रिशन गेन कर रहा हो, ठीक है, तब वो जो है वो पैरासाइट कहलाएगा, और जिस पे डिपेंड है वो क्या है, वो होस्ट है। तो इसीलिए मॉस्किटो इज नॉट अ पैरासाइट विच इज, क्या करेगा, वो केवल ब्लड सकिंग करता है फॉर द रिप्रोडक्शन और चला जाता है, रह तो नहीं रहा। तो ये चीज याद रखिएगा कि मॉस्किटो इज नॉट अ पैरासाइट, ठीक है। और हमेशा खून कौन पीता है, फीमेल्स। तो मॉस्किटो जो यहाँ पे, अगर हम क्यूलेक्स फीमेल की बात करें या एनाफिलीज फीमेल की बात करें, जितनी फीमेल है वही ब्लड सक करती हैं, है ना, हाँ, है ना। तो आगे चलते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। और ये फाउंड, यहाँ पे देख सकते हैं, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, यानी ह्यूमन बींग में भी, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, ठीक। अगली बात करते हैं अब यहाँ पे, अगर हम ये देखें कि ये कैसे हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्टो, मीजो और एंडो, ये तीनों जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, है ना, तीनों जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। खास बात याद रखना कि यहाँ पे जो, और एक और चीज बता दें आपको कि ये कैसे हैं, ये एसिलोमेट हैं, यानी सिलोम यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो मीजोडर्म है, यहाँ पे जो मीजोडर्म है, अब वो क्या है यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो कि यहाँ पे आपको गार्ड करती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पे हम एक स्टार बना के पॉइंट लिख रहे हैं कि पैरेनकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे, यहाँ पे मीजोडर्म। तो मीजोडर्म को जो लाइन करती हैं वो कौन है, वो पैरेनकाइमा सेल्स हैं। तो ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। अगली बात करते हैं, अगला जो है यहाँ पे देखेंगे, ये इधर का, अब पहले ये पॉइंट हम मिटा देते हैं यहाँ पे, फिर अगले बताते हैं, ठीक है। तो पहला हमने आपको बताया ये फ्लैट वॉर्म्स कहलाते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट और ह्यूमन बीइंग में भी होते हैं, ठीक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, एसिलोमेट होते हैं, सिलोम एब्सेंट है यहाँ पे, और ये जो है आगे यहाँ पे ये पैरेनकाइमा सेल्स जो है प्रेजेंट होती है और गार्ड करती है किसको, मीजोडर्म को। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पे देखें जरा। चलो ठीक है, अब अगला चलते हैं। तो अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो ये क्या होता है, ये इनमें जो है, देखिए सिमिट्री की अगर हम बात करें तो बायलैटरल है, तो यानी बायलैटरल सिमिट्री, पहली बात बायलैटरल सिमिट्री, ठीक है, बायलैटरल सिमिट्री। अगली बात, अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट देखें तो कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, वो जरा देखेंगे। तो इसका मतलब लार्वा फॉर्म, क्या लार्वा होगा, यस, यानी लार्वल फॉर्म प्रेजेंट, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट। तो लार्वा कौन कौन से होंगे वो जरा देखेंगे, और किसके होंगे वो भी देखेंगे। तो लार्वा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फैसियोला हिपैटिका के कौन कौन से हैं, ठीक है, फैसियोला हिपैटिका, ठीक। अब फैसियोला हिपैटिका के 5 लार्वा हैं, कितने, 5 लार्वा देखेंगे जरा। इसको हम पढ़ते हैं मिसिस
RCM, M मतलब हो गया मिरासीडियम लार्वा, मिरासीडियम लार्वा, मिरासीडियम लार्वा, ठीक। फिर क्या है, स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट लार्वा, इसके बाद रेडिया, इसके बाद सर्केरिया, ठीक, और मेटासर्केरिया। खास बात देखिएगा जरा, कुछ जो हमें यहाँ पे बात कर लेनी है। स्पोरोसिस्ट जो होता है ये, ठीक है, ये जो है, ठीक, ये हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, यानी इन्फेक्ट सेकेंडरी होस्ट, इन्फेक्ट्स सेकेंडरी होस्ट, ठीक। और सेकेंडरी होस्ट का भी नाम हम लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट हम आपको फिर से बताएंगे अभी। रेडिया, ये रिपीटिंग लार्वा होता है, ये क्या होता है, रिपीटिंग लार्वा, ठीक। सर्केरिया जो होता है इसमें टेल होती है, टेल प्रेजेंट, ठीक। मेटासर्केरिया ये सिलिएटेड होता है, सिलिएटेड, पूरी बॉडी में सिलिया होते हैं जिसकी वजह से ये स्विम करता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये दो स्विमिंग लार्वा हैं, स्विमिंग करेंगे, ठीक है। और अगर हम यहां पे देखें तो ये मेटासर्केरिया है, ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है, यानी इन्फेक्टिव स्टेज फॉर या लार्वा फॉर प्राइमरी होस्ट, क्या, प्राइमरी होस्ट। और प्राइमरी होस्ट क्या है, कैसे है, वो अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक जैसे जैसे हैं, यहाँ पे हम हर एक चीज़ आपको बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फैसोला हेपेटिका, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको कॉमनली हम कहते हैं लिवर फ्लूक, क्या बोलते हैं, लिवर फ्लूक, ठीक। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे, अगले पॉइंट पे। अगले अगर हम यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे जो अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो कैसा होता है, यहाँ पे वो कैसा है, ऑर्गन लेवल, कैसा, ऑर्गन लेवल। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला पॉइंट, अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये सब क्या होते हैं, ये ज्यादातर जो है आपके यहाँ पे एनिमल्स जो भी मिलेंगे आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ये सब क्या है, ये यूनिसेक्सुअल हैं। कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो यूनिसेक्सुअल हो गए तो क्या होना चाहिए यहाँ पे जो हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन अगर होगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा, इंटरनल, कैसा होगा, इंटरनल। तो सॉरी ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ध्यान रखना, ये तो बाइसेक्सुअल एनिमल, ये बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, या मोनोसियस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होगा, फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल होगा, बॉडी में होगा, ठीक है, इंटरनल। अगली बात करते हैं, अगला अगर यहाँ पे हम बात करें जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है वो जरा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीलोम की भी बात कर लिए, बाकी सबकी बात कर लिए, ठीक है। अब जो बात करनी है वो जरा समझिएगा कि एक्सक्रीशन जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन को भी लिख ले चले पहले, ठीक है। डाइजेशन जो अगर लिख लेते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक पहले लिख लेते हैं, डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर, ठीक। अब देखेंगे इंटरनल तो होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अभी जब जिक्र होगा तो एक एक करके बताएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे देखते हैं कि हम बॉडी स्ट्रक्चर में यहाँ पे हुक्स होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे हुक्स और सकर होते हैं जो कि पैरासिटिक फॉर्म के इंडिकेटर है। एक तरीके से आप पैरासिटिक जो भी फॉर्म्स होंगी, जो पैरासिटिक एनिमल हैं, उनमें ये जैसे ही हम स्ट्रक्चर का नाम लेंगे पता चल जाएगा कि वो उसका नेचर कैसा है, वो पैरासाइट है। तो इसका मतलब है हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट
present, hooks and suckers are present in parasitic form. पैरासाइट, जितने भी पैरासाइट होते हैं उनमें हुक्स और सकर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। वो क्या होती है उनका नाम जरा जिक्र कर लेते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। देखते हैं, एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी वेस्ट डन बाय एक्सक्रीशन, ऐसे लिखे हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, क्या फ्लेम सेल्स, या ऑब्लिक सोलेनोसाइट सेल्स, क्या सोलेनोसाइट सेल्स। ये जो होती है ये काहे में हेल्प करती है, हेल्प्स इन excretion as well as osmoregulation, osmoregulation। ऑस्मोरेगुलेशन, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ खास टाइप की सेल्स मिल गई, यानी प्रोटोनेफ्रेडिया फ्लेम सेल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें जो सीलिया होते हैं वो स्पिट लैम्प के जैसे यानी बीट करते हैं इस तरीके से, तो इसलिए फ्लेम जैसे नजर आते हैं, सोलेनोसाइट भी कहते हैं। तो किसी भी नाम से आया तो आप घबराइएगा नहीं, केवल क्या है यहाँ पे आप याद रखना है इसका क्या दोनों फंक्शन यानी एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन फंक्शन इसका होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आगे चल के हमें जो बात करनी है वो जरा समझिएगा, यहाँ पे किस तरीके से हम किसी को मोनोजेनेटिक बोलेंगे, किस तरीके से हम उसको डाइजेनेटिक बोलेंगे, उसके पीछे फंडा क्या है, ठीक है। ये होता क्या है, ये मोनोजेनेटिक क्या होता है और डाइजेनेटिक क्या होता है, ठीक। क्योंकि हमने कहा ये पैरासाइट है, इसका मतलब ये किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होंगे, उससे न्यूट्रिशन ले रहे होंगे, उसमें रह भी रहे होंगे। अब ये जिक्र होता है कि कोई भी लार्वा, कोई भी एनिमल वो जो है उसकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पे कंप्लीट हो रही है या किसी दूसरे होस्ट की भी जरूरत पड़ रही है। जब ऐसा कभी मिलेगा जब कोई भी एनिमल अगर उसकी पूरी लाइफ साइकिल एक ही सिंगल होस्ट पे ही अगर गुजर रही है या कंप्लीट हो रही है, तब उसे बोलेंगे मोनोजेनेटिक पैरासाइट। एक बार फिर से, मोनोजेनेटिक पैरासाइट मींस द लाइफ साइकिल ऑफ द इंडिविजुअल और पैरासाइट विच इज कंप्लीट ओवर अ सिंगल होस्ट। एक ही होस्ट पे अगर उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही हो तब उसे बोलते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट। अगर एक से ज्यादा यानी दो अगर उसमें होस्ट की जरूरत पड़ रही है, दो पे कंप्लीट हो रही, तब उसे बोलेंगे डाइजेनेटिक पैरासाइट। अब ऐसे कौन कौन से हैं उनका जिक्र करते हैं, ठीक है। तो अगली बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे जरा, ठीक है। अगला बात करते हैं, ठीक। अब देखेंगे जरा, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो जरा समझ लीजिए, यहाँ पे मोनोजेनेटिक मतलब क्या होता है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट और डाइजेनेटिक पैरासाइट क्या होता है, डाइजेनेटिक, और ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, डाइजेनेटिक पैरासाइट, ठीक। तो मोनोजेनेटिक क्या होता है, डाइजेनेटिक क्या होता है। तो मोनोजेनेटिक पैरासाइट का मतलब होता है लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट completes over the सिंगल होस्ट। एक ही होस्ट पे अगर हो, सिंगल होस्ट, एक ही होस्ट पे अगर कंप्लीट हो रही हो तब उसे बोलते हैं क्या, तब वो क्या है, वो मोनोजेनेटिक पैरासाइट। यानी और डाइजेनेटिक में क्या होगा वो जरा देखेंगे। तो डाइजेनेटिक की अगर हम बात करें तो डाइजेनेटिक का मतलब होता है लाइफ साइकिल ऑफ होस्ट, लाइफ साइकिल ऑफ द होस्ट completes over the या रिक्वायर, ऐसे लिखें, completes life cycle of the host, require to complete two host,
कंप्लीट टू होस्ट, ठीक, तब उसे हम बोलेंगे क्या, डाइजेनेटिक पैरासाइट। अब ऐसे कि कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, यस मिलेंगे। अब देखेंगे जरा, अगर हम यहाँ पे देखें कि मोनोजेनेटिक पैरासाइट में अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, ठीक है, तो ये हम देखते हैं सिस्टोसोमा मैंसोनाई। और सिस्टोसोमा मैंसोनाई जो होता है, जिसको हम ब्लड फ्लूक कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड फ्लूक। तो ये एग्जाम्पल इसमें एक लिख लेते हैं यहाँ पे कि सिस्टोसोमा मैंसोनाई, सिस्टोसोमा मैंसोनाई, सिस्टोसोमा मैंसोनाई, इसको कहते हैं कॉमनली क्या, ब्लड फ्लूक, ठीक है। तो ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट में। तो डाइजेनेटिक पैरासाइट का अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो आपको पता है फैसियोला हिपैटिका, अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो याद होगा कि फैसियोला हिपैटिका डाइजेनेटिक पैरासाइट है, हिपैटिका डाइजेनेटिक पैरासाइट है। और डाइजेनेटिक यहाँ पे प्राइमरी यानी पहला प्राइमरी होस्ट, और प्राइमरी होस्ट को डेफिनेट होस्ट भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा कि प्राइमरी होस्ट कहें या डेफिनेट होस्ट भी कहा जाता है। डेफिनेट होस्ट ये जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे सीप होती है, क्या होती है, भेड़ यानी सीप। और सेकेंडरी होस्ट जो होता है यहाँ पे, सेकेंडरी होस्ट वो क्या होता है, वो यहाँ पे स्नेल होता है, क्या, स्नेल, ठीक है। तो ये स्नेल हो गया। तो याद रखना प्राइमरी होस्ट यहाँ पे सीप हो गया, सेकेंडरी होस्ट हो गया स्नेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे याद क्या करना है कि प्राइमरी होस्ट आखिर कहते किसको हैं, प्राइमरी होस्ट क्यों बोल रहे हैं, वो सेकेंडरी क्यों नहीं हो गए, ये प्राइमरी क्यों नहीं हो गया, ये बात याद रखना। प्राइमरी होस्ट हम या डेफिनेट होस्ट उसे कहते हैं जहां पे वो मैक्सिमम उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। जैसे मान लीजिए 4 दिन लगे तो 4 दिन में 2.5 दिन जो है वो किस पे हो गए, वो जिस पे हो रहे हो उसको प्राइमरी होस्ट कह देंगे। दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो रहा हो किस पे, वो हो रहा हो प्राइमरी होस्ट, यानी जिस पे हो रहा होगा वो प्राइमरी होस्ट हो जाएगा। तो दो मोटी मोटी बातें आपको दिमाग में से, यानी रिप्रोडक्शन हो रहा हो और साथ में क्या हो रहा हो, साथ में उस पर मैक्सिमम लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो रही है, तो वो प्राइमरी होस्ट या डेफिनेट होस्ट हो जाता है। तो ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा काफ़ी अच्छे से, ठीक। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिए आपको, फैसियोला हिपैटिका और इसके। अभी हम फैसियोला हिपैटिका का जिक्र थोड़ा सा और करेंगे क्योंकि यहाँ से जो है 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, वो आते क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा अगले पॉइंट पे चलते हैं, थोड़ा फैसियोला हिपैटिका के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। तो मिटा देते हैं इसको जरा, और फिर इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, किस तरीके से हम यहाँ एनिमल को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इस फाइला को उनके बारे में बात करनी है, ठीक है, देखेंगे जरा। तो ये लार्वा याद रखना, जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें हमने आपको सब बता दिया यहाँ पे। तो आपको सेकेंडरी और प्राइमरी होस्ट समझ में आ गया होगा, दोनों के नाम लिख दिए। तो यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी, ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो बताया था आप समझ गए होंगे किसको कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा वो जरा देखेंगे यहाँ पे कि वो आखिर करता क्या है, ठीक है। चलते हैं। तो देखिएगा फैसियोला हिपैटिका की अगर हम जिक्र करें, ठीक है, फैसियोला हिपैटिका, तो लार्वा के बारे में तो हमने बता दिया आपको, हिपैटिका, ठीक है। ये लीफ लाइक होता है। तो पहला बात यहाँ पे क्या लिखना है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, फैसियोला हिपैटिका का, ठीक। दूसरी बात ये है कि ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लिवर फ्लूक बोला जाता है। लिवर फ्लूक कॉमनली इसको हम कहते हैं, ठीक है, लिवर फ्लूक हो गया, लिवर फ्लूक। और ये जो होता है यहां पे, ये क्या करेगा, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, डाइजेनेटिक पैरासाइट, डाइजेनेटिक पैरासाइट। इसके बाद जब बात करते हैं, डाइजेनेटिक हो गया, और जो है ये लिवर रॉड डिजीज कॉज करता है, या पैरासाइट ऐसे लिखें, पैरासाइट ऑफ
पैरासाइट ऑफ, ऐसे लिखें एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट थोड़ा और अच्छा लगेगा, एंडोपैरासाइट ऑफ बाइल डक्ट्यूल ऑफ बाइल डक्ट्यूल ऑफ लीवर ऑफ सीप। तो सीप की बाइल डक्ट्यूल का ये क्या है, ये पैरासाइट है, ठीक है, लीवर का। और कॉज क्या करेगा, कॉज इज, लार्वा तो बता ही चुके, आप उसको बताने की जरूरत नहीं है। कॉज इज क्या, लीवर रॉट डिजीज इन सीप। तो सीप यानी प्राइमरी होस्ट में ये क्या करेगा, ये लीवर रॉट डिजीज कॉज करता है, तो याद रखिए। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम एक छोटा सा देख लेते हैं। अगर डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, देखेंगे जरा। मैंगो टाइप का लग रहा है ना ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं ऊपर ये जो बना हुआ है, ये ओरल सकर है, ओरल सकर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये माउथ है, ठीक है, ये ओरल सकर। ये इधर जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पाइप बना हुआ है, ये एक्चुअली क्या है, ये इसोफेगस है, इसोफेगस, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये बाइफिड। देखिए दो रास्ते हो गए, यहाँ से जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है वो दो रास्ते हो गए इसके। इसका मतलब ये बाइफिड या बाइफर्केटेड एलिमेंट्री कैनाल है, बाइफिड या बाइफर्केटेड एलिमेंट्री कैनाल है, या बाइफर्केटेड इंटेस्टाइन, सॉरी क्या लिखेंगे, इंटेस्टाइन। और एनएस एब्सेंट इसलिए क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगी। ये जो बीच में आप देख सकते हैं ये बना हुआ है, ये क्या है, ये वेंट्रल सकर बोलते हैं इसको, वेंट्रल सकर, या इसी को बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम कहा जाता है। तो ये वेंट्रल सकर या एसिटाबुलम कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इस तरीके से, ऊपर वेंट्रल सकर और ये बड़ा होता, ये देखिए ये छोटा होता है। अगर हम यहाँ पे देखें ये स्मॉल होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये स्मॉल और ये लार्ज होता है, ठीक है। तो ये हम लार्ज होता है ये भी देखते हैं कि यहाँ पे लार्ज हो गया, वो क्या हो गया, वो स्मॉल हो गया। तो किस तरीके से ये फॉर्मेट में है आप याद रखना यहाँ पे। तो इसका मतलब एक और अगर अगला पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहें, ठीक है, तो वो जरा देखेंगे किसका, सिलेंट्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका मतलब है एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट किसमें, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें ये प्लेटीहेल्मिन्थीज की, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है बट इनकम्प्लीट होती है। क्या, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब हो गया ओनली माउथ इज प्रेजेंट, माउथ इज प्रेजेंट, एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है जो कि क्या है, माउथ है, एनएस एब्सेंट है, इस वजह से जो है ये इनकम्प्लीट है।
ठीक है। तो आपने दे इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन बाइफर्केटेड होती है, बाइफर्केटेड होती है, बाइफर्केटेड ऑब्लिक बाइफिड होती है। बाइफिड लिख के आया या बाइफर्केटेड, याद रखना बाइफिड या बाइफर्केटेड होती है। दो देख रहे हैं ना, दो साइड में इस तरीके से हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर जो फैसियोला का था वो बता दिया, ये कैरेक्टरिस्टिक उसका हो गया। अब जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में, अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीस का है, उसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीस पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है। तो इसको मिटा दें, ठीक है। बहुत जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं वो हम सारे आपको बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे जरा, ये डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, और वहाँ पे जो है नेमिंग नहीं है, ओरल सकर और उसकी सकर, तो याद रखना है ये क्या है, ये हमने आपको बता दिया। जो बॉडी में बीचों बीच में बना है वो वेंट्रल सकर है, जिसको स्टैबुलम कहते हैं, और जो माउथ के पार्ट्स है उसको ओरल सकर कहते हैं। ध्यान रखना दोनों जो है वो हेल्प करते हैं सकिंग में, यानी वो क्या करेंगे, वो पैरासाइट से न्यूट्रिशन गेन करने में हेल्प करेंगे, ठीक। तो क्लासिफिकेशन अब देखते हैं यहाँ पे, इसका क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीस का क्लासिफिकेशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्लासिफिकेशन की, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस को हम 4 क्लासेस में बांट देंगे। किसी किसी बुक में 5 में मिलेंगे, किसी किसी में 3 में मिलेंगे, तो वो आप अलग अलग भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 आपको बताएंगे। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस जो फाइला है, अब इसको हम 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखेंगे जरा, ठीक। पहला जो यहाँ पे हम देखेंगे वो टर्बिलेरिया है, क्या हो जाएगा, टर्बिलेरिया, टर्बिलेरिया। दूसरा जब देखेंगे यहाँ पे ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा, ठीक। तीसरा देखेंगे मोनोजीनिया, मोनोजीनिया, और चौथा देखेंगे वो क्या हो जाएगा, सिस्टोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टोडा। इसका मतलब ये क्या है, चार क्लास में हमने यहाँ पे बांट दिया, ठीक। अब ये देखेंगे सबसे पहले जो यहाँ पे हमें देखना है वो है क्या, कि टर्बिलेरिया की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, टर्बिलेरिया की, तो टर्बिलेरिया कैसे इंपॉर्टेंट है वो जरा देखेंगे यहाँ पे, ठीक। कि टर्बिलेरिया के यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, कि ये जो होते हैं टर्बिलेरिया, ये सब फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, फ्री लिविंग। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला हो गया, फ्री लिविंग, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कैसे, कि टर्बिलेरिया के जितने मेंबर हैं वो सब के सब फ्री लिविंग है। इसका मतलब ये पैरासाइट नहीं है, यानी नॉट पैरासाइट, नॉट पैरासाइट, यानी ये किसी पे पैरासाइट नहीं है, ये फ्री लिविंग है। और कह सकते हैं क्या, आत्मनिर्भर है। क्या है, आत्मनिर्भर। इसका मतलब क्या है, ये खुद अपना जो है जुगाड़ कर लेते हैं, ये नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंड है, जैसे बाकी सब अभी जिक्र होगा। तो ये क्या है, ये टर्बिलेरिया फ्री लिविंग होते हैं, यानी ये पैरासाइट नहीं है। एक खास बात और होती है, जो माउथ होता है इनका वो किधर होता है, वेंट्रल साइड में, यानी माउथ इज प्रेजेंट, माउथ इज प्रेजेंट एट वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, वेंट्रल साइड, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। तो अगला जब यहाँ पे बात करेंगे वो जरा देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे, कि इसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। तो अब ये देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो बताने वाली, यानी एक ये हो गया और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बताने, यानी हाईएस्ट इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इसी का एग्जांपल है, प्लेनेरिया, इन प्लेनेरिया हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर पावर या कैपेसिटी हम कह सकते हैं,
अकर एमंग एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर अगर होती है तो वो किस में होती है? एमंग एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें हाई रीजनरेशन पावर वो किस में होती है? वो जो है वो प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया का कोई भी बॉडी का टुकड़ा, अच्छा रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम एनिमल में देखें यानी हम खुद में देखें अगर ह्यूमन बींग्स में, तो हम ये देखते हैं कि ऊपर की जो स्किन की जो ऊपर की परत होती है यानी ऊपर की जो थिन लेयर होती है वो क्या होती है? वो एपिडर्मिस होती है और वो डेड होती है। क्या होती है? डेड। यानी जब कभी भी आपको डेड पे, भाई कहते हैं ना मुर्दा है, अगर उसको लात मारो, घूसा मारो, कुछ भी मारो तो वो आवाज़ करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई लिविंग चीज़ है तो अगर उसको कोई मान लीजिए परेशान करेगा, किसी तरीके से पिन करेगा, तो जाहिर सी बात वहाँ पे दर्द होगा, आवाज़ आएगी। तो जब कभी भी आप स्किन को ऐसे पकड़िए और खींचिए, अगर दर्द महसूस हो रहा है, इसका मतलब दर्द कहाँ से हो रहा है? डर्मिस से। डर्मिस लिविंग होती है और डर्मिस जो है वो नीचे होती है किसके? एपिडर्मिस के। डी फॉर दर्द, डी फॉर दर्द और डी फॉर डर्मिस। याद रखना, डी फॉर दर्द, डी फॉर यानी दर्द जब भी होगा तो वो डर्मिस से, याद रखें। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि जैसे स्नेक है, स्नेक क्या करेगा? ऊपर की जो उसकी एपिडर्मिस है वो एक ही यूनिफॉर्म तरीके से क्या है? बॉडी से स्लफ आउट करेगा, एक डाइसिस करेगा। हम लोगों में होती है, यस हम लोगों में होती है। हम लोगों की केचुली नहीं कि पूरी बॉडी केचुली निकले, तो एक्चुअली होता हम लोगों में निकलती है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको पता है कि अगर हम बात करें तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, हम जब बात करते हैं सबसे ऊपर की एपिडर्मिस, ऊपर की सबसे देखते हैं कई लेयर्स में डिवाइडेड होती है, तो सबसे ऊपर वो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। तो किस तरीके से वो टाइम टू टाइम क्या होती है? स्लफ आउट होती रहती है। वैसे ही हम लोगों में भी क्या है? हम लोगों की यूनिफॉर्म नहीं निकलती, लेकिन जैसे हम रोज नहाते हैं, सांप तो नहीं नहाते हुए देखा होगा कि वो हमाम लगा रहा है या पियर्स लगा रहा है या कुछ और लगा रहा है, ठीक है, कोई अच्छी से साबुन लगा रहा है, तो साबुन वो लगाते हुए नहीं देखे। आप रोज नहाते हैं तो रोज जो है वो साबुन के साथ में पैचेस के फॉर्म में वो आप ऊपर की स्किन जो है वो हट जाती है, वो निकल और नई बनती रहती है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो इस तरीके से कैसे निकलती रहती है पैचेस के फॉर्म में, लेकिन स्नेक की अगर हम बात करें तो वहां पे एक यूनिफॉर्म में निकलता है। तो ये अगर हम देखें तो ये ऐसा हो रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसमें? रीजनरेशन की। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें क्या है, कहीं घाव लग गया, कहीं कोई जो है इंजरी हो गई, तो वो इंजरी हम फिर ट्रीटमेंट जो कराते हैं तो वो इंजरी फिर से ठीक हो जाती है। वो जहाँ पे घाव हो गया था, वुंड हो गया था, वो फिल हो जाता है। तो फीलिंग जो होती है ये भी क्या है? ये भी रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। यानी वुंड हीलिंग जो होती है वो भी क्या है? एग्जाम्पल है किसका? वो है रीजनरेशन का। तो हम लोगों में भी होती है, लेकिन इतना नहीं होता कि पता लगा हम इतनी उंगली से यहाँ से कट कर दें तो पूरी हमारी एक नई बॉडी तैयार हो जाए, तो ऐसा मामला नहीं है। लेकिन ऐसा कहाँ पे है? ये प्लेनेरिया में है। तो ये पूरा कंप्लीटली बॉडी को फिर से रिफॉर्म कर देता है ऐसा। अच्छा, ये करता किसकी वजह से होता है? ये होता है किसकी वजह से? देखिए रीजनरेशन जो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं जो कि किसी भी टाइप की सेल्स में क्या होता है? अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लूरिपोटेंट सेल की वजह से ऐसा मामला हो रहा है। तो प्लेनेरिया इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने आपको शुरू में अभी बता दिया। अब चलते हैं ट्रिमेटोडा पे। अगर हम ट्रिमेटोडा की बात करें तो वो भी किस तरीके से इंपॉर्टेंट है उस पर जरा देखिएगा, ठीक है। तो ट्रिमेटोडा की अगर हम बात करें तो माउथ जो प्रेजेंट होता है वो एंटीरियर साइड में होता है। तो पहली बात यहाँ पे क्या होता है? माउथ प्रेजेंट ऑन एंटीरियर साइड, ठीक है। अगली बात करते हैं ट्रिमेटोडा को, जो यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं? इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इनको फ्लूक्स कहा जाता है। क्या? कॉमनली कॉल्ड फ्लूक्स, कॉमनली कॉल्ड एज। और कॉमनली अक्सर यही आता है, ट्रिमेटोडा को कॉमनली क्या कहते हैं? तो फ्लूक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूक्स, याद रखना। अगला, ये मोस्टली क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं। यानी मोस्टली अगर हम बात करें, मोस्टली एंडोपैरासाइट यानी बॉडी के इनसाइड।
एंडोपैरासाइट। ठीक, तो ये 3 एग्जाम्पल यहाँ, ये 3 यहाँ पे इसकी बातें हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो बात करते हैं यहाँ पे जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो है क्या, यहाँ पे एक क्यूटिकल होती है जो बॉडी की आउटर सरफेस पे होती है, जो कि उसको क्या है, कवर करती है। ठीक है, अब देखिए क्यूटिकल प्रेजेंट ओवर द बॉडी सरफेस। ऐसा क्यों है? अब क्यूटिकल क्या करेगी, ध्यान रखना, ये हमने कहा एंडोपैरासाइट है। क्या है? एंडोपैरासाइट। और जब ये एंडोपैरासाइट होंगे, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होंगे, तो वहां पे डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स वगैरह होंगे। तो यार इसकी बॉडी भी तो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या किसी चीज की बनी हो, वो भी डाइजेस्ट हो सकती है। तो ऐसे में उसको बचाने के लिए कि वो उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस का कोई असर ना पड़े, उस पर कोई उसका इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए कुदरत ने क्या किया है, नेचर ने क्या उसको दिया है, उसको क्यूटिकल दे रखी है। अब क्यूटिकल हेल्प क्या करेगी? क्यूटिकल प्रेजेंट ओवर द बॉडी सरफेस एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट किसको? पैरासाइट। तो पैरासाइट फ्रॉम द किससे बचाएगा? फ्रॉम द डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स। तो एंजाइम से, डाइजेस्टिव जूस से उसको क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको बचाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया यहाँ पे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसी में फैसियोला हिपैटिका आ जाएगा, जिसको लिवर फ्लूक कहेंगे। तो फ्लूक वाले सारे इसमें आ जाएंगे। तो फैसियोला हिपैटिका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे फैसियोला हिपैटिका हो जाएगा, और साथ में सिस्टोसोमा मैंसोनाई हो जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल क्या है? सिस्टोसोमा मैंसोनाई। ठीक है, सिस्टोसोमा ये स्मॉल लेटर में लिखा है, ध्यान रखना। सिस्टोसोमा मैंसोनाई, इसको कहते हैं ब्लड फ्लूक। क्या बोलते हैं? और ये कॉमन नाम भी आता है, ब्लड फ्लूक। ठीक, मोनोजीनिया की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी है इसमें। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं और लार्वा फ्री लिविंग होता है। तो एक्टोपैरासाइट लार्वा फ्री लिविंग। ठीक है, अगली अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगला हो जाएगा यहाँ पे कि वेंट्रल सकर प्रेजेंट ऑन हेड। ठीक है, और ये एसिलोमेट होते हैं। वेंट्रल सकर प्रेजेंट, सॉरी, यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो बाकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो सीलोम एब्सेंट होती है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो सीलोम एब्सेंट है, बस सीलोम एब्सेंट। ठीक है, एसिलोमेट हो गया। सिस्टोडा पे चलते हैं। सिस्टोडा की खास बात देखिए जरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनली इनको क्या कहते हैं? कॉमनली इनको कहते हैं क्या? जैसे इसको हमने कहा था फ्लूक है, ठीक, इसको कहते हैं क्या? टेप वॉर्म। क्या बोलते हैं इनको? टेप वॉर्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब देखेंगे। तो एक एक जो है, देखिए जितने भी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं हर एक चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉमनली इनको कहते हैं टेप वॉर्म। अब देखेंगे इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो टेप वॉर्म कहते हैं, माउथ इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, माउथ एब्सेंट होता है, और किस तरीके से बॉडी में और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक, देखेंगे कि ये जो है माउथ एब्सेंट है, इनमें माउथ एब्सेंट है। और याद रखिएगा ये जो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे ये सब क्या है? ये सब डाइजेनेटिक पैरासाइट हैं। कैसे? डाइजेनेटिक। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है? डाइजेनेटिक पैरासाइट। ये जो भी आपके एनसीईआरटी में तो खैर उस तरीके से नहीं दिया हुआ है जिससे आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो क्या है? यहाँ पे 2 होस्ट होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वो है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि ये है अगला पॉइंट, तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे रिक्वायर यानी डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। डाइजेनेटिक
पैरासाइट, इसका मतलब आपको हम बता ही चुके हैं कि जब दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। टीनिया 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 सोलियम या टीनिया साइजिनेटा, आप कुछ भी कह लीजिए, तो टीनिया हो जाएगा, टीनिया, ठीक है। अगला यहाँ पे अगर आप बात करना चाहें तो ये टेपवर्म हो गया, यानी आपको क्या है, जैसे टीनिया सोलियम, ठीक है, ये हो गया। तो टीनिया का यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, ठीक। और अगर एग्जांपल लेना चाहें तो और ले सकते हैं साहब, क्या, यस, इकाइनोकोकस ले सकते हैं, ठीक है, इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस, ठीक है। तो टीनिया हो गया और इकाइनोकोकस हो गया। तो टीनिया, इकाइनोकोकस, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक। टीनिया की स्पेलिंग कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ है, टीनिया, हाँ अब सही है, ठीक, टीनिया। अब बात करने वाले हैं किसके बारे में, वो ज़रा देखेंगे। तो यहाँ पे अगली बात करने वाले हैं, दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बात कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं, फिर ये मिटा देते हैं। यहाँ पे जो भी इसमें क्लासिफिकेशन से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमने आपको सब बता दिए। अब देखेंगे ज़रा, अगली बात करते हैं इसमें। देखिएगा अगला जो बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे दो चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है। वो हैं क्या एक्चुअली, उनके बारे में देखते हैं यहाँ पे। पहला एक अगर हम देखें यहाँ पे आपके इसमें दिया हुआ है, कह रहा कि एलिमेंट, इसमें आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे नर्व रिंग या नर्व कॉर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व सेल और नर्व कॉर्ड। तो इस तरीके से देखते हैं, नर्व सेल और या नर्व कॉर्ड के, या नर्व रिंग, सॉरी, नर्व सेल की बजाय नर्व रिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा सही है, नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड के फॉर्म में होता है। अगला जो पॉइंट अगर हम यहाँ पे कहें तो अगला पॉइंट यहाँ पे हम जब देखेंगे तो वो ज़रा देखिएगा कि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जब देखते हैं कि जो ये रोस्टेलम और सकर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, अटैचमेंट में, ठीक है। अब देखेंगे रोस्टेलम अभी बता रहे हैं है क्या, रोस्टेलम एंड सकर्स helps in attachment of parasite, तो याद रखना ये अटैचमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, बॉडी डिवाइड्स इनटू, अब देखिए किस में डिवाइडेड होती है, ठीक, टेपवर्म की डिवाइडेड इनटू बॉडी ऑफ टेपवर्म, ऐसे लिखें, बॉडी ऑफ टेपवर्म डिवाइड्स इनटू कैसे देखेंगे कि अगर हम बॉडी की बात करें यहाँ पे, ठीक, तो वो तीन भागों में यानी तीन हिस्सों में डिवाइडेड होगी। कौन कौन से, पहला जो होगा स्कॉलेक्स होगा, दूसरा होगा नेक, और तीसरा जो होगा वो याद रखना यहाँ पे क्या है, वो प्रोग्लॉटिड है। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से सेगमेंटेड होगी यहाँ पे, तो वो अगला स्ट्रोबिला और फिर सेगमेंटेड, फिर ये बताते हैं। तो अगला स्ट्रोबिला, ठीक, ये सेगमेंटेड हो जाएगा, सेगमेंटेड यानी यहाँ पे सेगमेंट्स होंगे, और वो सेगमेंट तीन तरीके के होंगे,
ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोग्लॉटिड, यानी ग्लॉटिड अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है। और ये प्रोग्लॉटिड और प्रोग्लॉटिड जो होता है ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक होता है इमेच्योर प्रोग्लॉटिड, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड, फिर होगा मैच्योर, क्या हो गया? मैच्योर प्रोग्लॉटिड, क्या हो जाएगा? मैच्योर प्रोग्लॉटिड, ठीक है। और आगे हो जाएगा इसमें क्या? इसमें हो जाएगा ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, और नेक की एक खास बात देखिएगा, नेक जो होती है यहाँ पे इसमें प्रोलिफरेशन होता रहता है। प्रोलिफरेशन क्या होगा? प्रोलिफरेशन होता है टीनिया के केस में। प्रोलिफरेशन यानी ये कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा? कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगा, यानी डिवाइडिंग स्ट्रक्चर, डिवाइडिंग, ठीक। जिसको हम क्या कहते हैं? और डिवाइड करता रहता है, और क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ लगातार होती रहती है, टीनिया की क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, ठीक। और बढ़ती चली जाती है, और जो ओल्ड जो प्रोग्लॉटिड होता है, सबसे पीछे का जो सेगमेंट होता है, सबसे लास्ट का, वो बॉडी से स्लफ आउट होता रहता है, यानी वो अलग होता रहता है, इजेक्ट होता रहता है। जिस प्रोसेस को कहते हैं उसका नाम देखिए जरा, लास्ट सेगमेंट ejected from the body, ejected from the body called, उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं हम एपोलिसिस। क्या बोलते हैं? एपोलिसिस। याद रखना, ये अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूं उसको पकड़िए। एपोलिसिस क्या बोलते हैं? देखिए इसको मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं यहां पर से, ऑफ द बॉडी, उसको कहते क्या है? एपोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोलिसिस। ये लास्ट सेगमेंट है, लास्ट जो पार्ट होता है, लास्ट सेगमेंट जो होता है इसका, टीनिया सोलियम का, वो टाइम टू टाइम क्या हो जाता है? बॉडी से इजेक्ट होता रहता है, ठीक है। क्योंकि नेक रीजन लगातार वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली क्या होता है? वहाँ पे ग्रोथ होती रहती है, और जब इजेक्ट हो जाता है लास्ट ओल्ड पार्ट, जब लास्ट सेगमेंट, तब उसे बोलते हैं एपोलिसिस। स्कॉलेक्स जो होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, उसको जरा देखेंगे। ये जो बना होता है ये रोस्टेलम से, अभी जो जिक्र किया था रोस्टेलम एंड सकर से मिलके बना होता है। तो ये जो है ये स्कॉलेक्स है, यानी ये हेल्प करते हैं किसमें? अटैचमेंट में। जब किसी पैरासाइट अगर है तो जाहिर सी बात है होस्ट की बॉडी से अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो इसमें बात करने वाले हैं वो जरा समझिएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब कॉमन हम नेम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये कॉमन नेम किसके किसके क्या हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम का जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस साइड में हम यहाँ पे कॉमन नेम का जिक्र करते हैं। तो सम कॉमन नेम्स इस चैप्टर के कॉमन नेम्स अगर हम यहाँ पे देखें तो फैसियोला हिपैटिका पहला हो गया। फैसियोला हिपैटिका, इसको लिवर फ्लूक कहते हैं, ठीक। दूसरा अगर हम यहाँ पे जिक्र करें, ठीक है, तो टीनिया सोलियम का अगर जिक्र करें, टीनिया सोलियम को हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हम यहाँ पे पॉर्क टेप वॉर्म, या इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसी को और बोलते हैं आर्म्ड टेप वॉर्म, ठीक। इसके बाद फिर जो है यहाँ पे टीनिया की एक और स्पीसीज है सैजिनेटा। देखिए ये जो होगा ये कहाँ मिलेगा? ये पिग में, पिग इसका जो है प्राइमरी होस्ट है, ठीक। और उसकी स्मूथ मसल का ये पैरासाइट है, ठीक है। स्ट्राइप्ड मसल जो होती है उसका ये पैरासाइट होता है, कौन? टीनिया सोलियम। ये किसमें? पिग में। और याद रखना इसका जो आप देखते हैं सकर जो होता है वो क्या होता है? कप शेप्ड होता है। कैसा होता है? कप शेप्ड। तो चाहे तो इसको आप अलग से लिख सकते हैं, ये कप शेप्ड होता है। टीनिया सैजिनेटा की अगर बात करें तो ये किसमें मिलेगा? ये काऊ और जो कैटल्स है उसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? बीफ टेपवॉर्म। जो गाय और इनका जो मांस होता है उसको बीफ कहा जाता है, बीफ टेपवॉर्म, इसीलिए टेपवॉर्म। और या अनआर्म्ड
टेपवर्म, ठीक है। इसके बाद अगला एक जो अगला बात करना है वो जरा देखेंगे, इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस डिओडिनेल, इकाइनोकोकस डिओडिनेल, इसको कहते हैं डॉग टेपवर्म, डॉग टेपवर्म, या इसी को बोलते हैं क्या, हाइडेटेड, हाइडेटेड टेपवर्म। अगला बात करने वाला है यहां पे क्या, हाइबिनोलॉप्सिस नाना, हाइबिनोलॉप्सिस नाना, हाइबिनोलॉप्सिस नाना, हाइबिनोलॉप्सिस नाना को हम क्या कहते हैं, हाइबिनोलॉप्सिस नाना का जो है यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो है इसको गिनी पिग, गिनी टेपवर्म कहते हैं, GUINEA, गिनी टेपवर्म, ठीक है, गिनी टेपवर्म कहते हैं। अगला जो यहाँ पे बात करनी है वो है पैरागोनिमस वेस्टरमनी, पैरागोनिमस वेस्टरमनी, ठीक है, पैरागोनिमस वेस्टरमनी, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं लंग्स फ्लूक, और ये फिशेस की लंग्स का पैरासाइट है, लंग्स फ्लूक, ठीक है। अगला जो एक बात करनी है फैसियोला बस्काई, फैसियोलॉप्सिस बस्काई, फैसियोलॉप्सिस बस्काई, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम यहाँ पे क्या बोले, इंटेस्टाइनल फ्लूक, इंटेस्टाइनल फ्लूक, इंटेस्टाइनल फ्लूक, ठीक है, ये हो गया। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉमन। एक बार इनका नाम फिर से देख लेते हैं, फैसियोला हेपेटिका लिवर फ्लूक कहते हैं, टीनिया सोलियम पॉर्क टेपवर्म या आर्म टेपवर्म, टीनिया सैजिनेटा ये बीफ टेपवर्म और अनआर्म टेपवर्म यहाँ पे, इकाइनोकोकस डिओडिनेल ये डॉग टेपवर्म या हाइडेटेड टेपवर्म, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, पूछा जाता है। हाइबिनोलॉप्सिस नाना ये गिनी टेपवर्म यहाँ पे हो जाएगा। पैरागोनिमस वेस्टरमनी ये लंग्स फ्लूक कहते हैं, ये किससे, लंग्स यानी फिशेस की। और फैसियोलॉप्सिस बस्काई इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूक। तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी थे यहाँ पे वो हमने सब कुछ आपको इस चैप्टर में बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे अगर हम यहाँ पे जिक्र करें, ठीक है, तो देखेंगे जरा कि डोर्सल ऑफ वेंट्रली यहाँ पे क्या है, फ्लैटेंड बॉडी है, फ्लैटवर्म्स कहते हैं इनको कॉमनली, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। हुक्स और सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के स्पेशलाइज सेल यहाँ पे होती हैं, फ्लेम सेल जिनको कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया कर लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में पूरी बात लिखी नहीं रहती है, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट सेल्स, ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन को रेगुलेट करेंगे। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसका मतलब बाइसेक्सुअल होंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ठीक, लार्वल फॉर्म यानी इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। बहुत सारे लार्वा हैं, कुछ लार्वा हमने आपको जिक्र किया यहाँ पे। प्लेनेरिया यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी है एमंग ऑल एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रीजनरेशन पावर है तो किसमें, प्लेनेरिया में, ठीक है। वो किसकी वजह से, हमने आपको बताया प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। कॉमन में यहाँ पे लिखा टीनिया टेपवर्म जिसको कहते हैं, फैसियोला लिवर फ्लूक जो कि एंडोपैरासाइट है, बाइल डक्ट्यूल ऑफ लिवर ऑफ सीप का। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसमें, एस्के हेलमिंथीज में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने आपको सब बता दी, ठीक है। तो एक एक चीज़ें याद रखना कि किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, है ना, इसी जोश खरोश उम्मीद के साथ, है ना। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।